जय हिंद दोस्तों। सिद्धिविनायक संग्रिया के YouTube चैनल पर साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है आपका। अपने अभ्यास प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लॉकडाउन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में अपनों ने 12 क्वेश्चन और उन पर आधारित बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पर 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कंसेप्ट से क्या तात्पर्य है, संप्रत्यय से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है आपके किसी शब्द या पद के अर्थ को सीखना, विभिन्न वस्तुओं के सामान्य गुणों को पृथक करके उसे एक विशेष नाम देना, किसी पद्य या गद्य को का भावार्थ समझना, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गए संभाषण का, स्पीच का मुख्य सार विकसित करना। तो आपको ये बताना है भी इसमें से कंसेप्ट की सही अर्थ देने वाली जो बिंदु है वो कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो आप सोचिएगा और हम बात करते हैं साथ में भी कंसेप्ट क्या है, संप्रत्यय क्या है, ताकि हम प्रश्नों के साथ साथ हम साइकोलॉजी की विभिन्न विधाओं को भी सीखते रहें। तो दोस्तों, संप्रत्यय एक मेंटल सीरीज है, एक मानसिक श्रेणी है, और इसमें क्या होता है, जो समान गुण वाली जो चीज होती है, समान गुण या विशेषताओं वाली समान विशेषताओं वाली वस्तुओं का या वस्तुओं को एक समूह में रखना, ये काम इसके अंतर्गत किया जाता है। तो कंसेप्ट एक मेंटल सीरीज है जिसमें समान विशेषताओं वाली से एक जैसे गुणों वाली वस्तुओं को है वो एक समूह में रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे टेबल है घर में, जैसे टेबल होता है, मेज है, कुर्सी है, सोफा है, बेड है, इन सब को सोच के क्या एक शब्द में कौन सा कंसेप्ट दिमाग में आता है। हम बोलते हैं ना फर्नीचर, इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो हमने इसका एक कंसेप्ट बना दिया फर्नीचर। और अब जब हम फर्नीचर बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा भी ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो यानी इससे जो अर्थ निकल के आया भी संप्रत्यय क्या है, समान विशेषताओं वाली वस्तुओं को एक समूह में रखना। जैसे घरों में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो क्या कहोगे आप एक कंसेप्ट में, यानी पालतू पशु है जिन्हें हम घर पे रख सकते हैं। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है वो क्या हुआ, देखिएगा दूसरा भी विभिन्न वस्तुओं के सामान्य गुणों को पृथक करके, अलग करके उसे एक विशेष नाम देना। ठीक है, या इसके स्थान पर यह भी आपको कभी ऑप्शन में मिल सकता है भी समान गुणों या विशेषताओं वाली वस्तुओं को एक समूह में रखना। वो क्या कहलाता है, कंसेप्ट, जो कि एक मानसिक श्रेणी है। समझ में आया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर देखिए आज का दूसरा और 14वां प्रश्न, सीरीज में हमारा 14वां प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है कि किसी नए संप्रत्यय को सीखने में निम्न में से कौन अनिवार्य है। बहुत प्यारा प्रश्न है, कंसेप्ट पर ही बेस्ड है भी किसी नए कंसेप्ट को सीखने में कौन सी चीजें अनिवार्य है। ऑप्शन है आपका वस्तुओं के गुणों की पहचान, उन गुणों का नियम द्वारा संबंधित होना, तीसरा है वस्तुओं के गुणों का अन्य समान गुणों से पृथक्करण, और चौथा है उपरोक्त सभी अवस्थाओं का होना।
तो उपरोक्त सभी आ गया तो आप बिना सोचे समझे चौथे पर जाओगे, ये तो पता ही है। हाँ बिल्कुल सही है, आप जो सोच रहे हो वो सही है, आपसे गलत थोड़ी होगा। लेकिन देखिएगा प्रश्न को समझे भी, हमें नया कंसेप्ट सीखना है तो उसके लिए क्या है। देखिए दोस्तों, उसके लिए जैसे हमें कंसेप्ट सीखना है, नया कंसेप्ट सीखना है, तो उसके लिए हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। एक तो जिन वस्तुओं को आप एक समूह में रख रहे हो उन वस्तुओं के गुणों की जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी उन वस्तुओं में कोई न कोई गुण तो उपस्थित होगा। ठीक है, जैसे अपना इसके अंदर पहला ऑप्शन है ना, वस्तुओं के गुणों की पहचान। इसका मतलब वस्तुओं के गुण का उपस्थित होना वहां जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि इन सभी गुणों वाली जो वस्तुएं आपने बनाई है, हम दूसरी बात कर रहे हैं, इन सभी गुणों वाली जो चीजें हैं इनको कुछ विशेष नियम, दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है नियमों की भी, ये कुछ विशेष नियमों से आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। हमें उनके गुणों की जानकारी होनी चाहिए और वो गुण हैं वो उस वस्तु के किन्हीं विशेष नियमों से जुड़ी हुई होनी चाहिए आपस में। अब देखिए वो नियम क्या हो सकते हैं, जैसे हम समझने के लिए बात करें, कोई गणितीय नियम हो सकते हैं। अब जब गणित लागू करोगे आप, इसका मतलब तो क्या है, इसका मतलब है भी सफलता मिलनी चाहिए, यानी एग्जैक्ट आंसर आना ही चाहिए। तब अगर आप इस तरीके का नियम लगा रहे हो तो वो गणितीय नियम कहलाता है। और दूसरा होता है जब हम कोई अपने आप ही कोई रिसर्च करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वतः शोध। तो नियमों में जैसे गणितीय नियम भी, यानी वो चीज होनी, जैसे कोई चीज जैसे त्रिभुज है, तो आप त्रिभुज किसे कहेंगे जिसमें कम से कम कम से कम क्या 3 भुजाएं होनी चाहिए और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, फिक्स है भाई, इतना होना चाहिए। इसी तरीके से हम बात करें स्वतः शोध, अपने आप जो रिसर्च करें। एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दूं भी, इसके अंतर्गत क्या है, स्वतः शोध हम जब करते हैं तो समस्या का सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं है भी हमें कामयाबी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। जैसे जब पहली बार आदमी आटा गूंदने की कोशिश करता है तो कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी आटा ज्यादा हो गया, फिर पानी डाल दिया, फिर आटा डाल दिया, तो यानी वो उसे एग्जैक्ट पता नहीं है भी कितने आटे में कितना पानी डालना है, तो यानी सफलता की कोई यहां गारंटी नहीं है। तब हम उस नियम को कहते हैं भी स्वतः ही शोध कर रहा है बंदा, पता नहीं है उसको। तो यानी जब हम संप्रत्यय को डेवलप करते हैं नए को, तो पहले हमें वस्तुओं के गुणों की जानकारी हो और उन गुणों को किन्हीं विशेष नियमों से वो आपस में बंधे हुए होंगे, तभी हम उनको बता पाएंगे भी ये चीज इसके अंतर्गत है तो क्यों है। ठीक है, तो इस आधार पर। और तीसरा इसमें है कि वस्तुओं के गुणों का अन्य समान गुणों से पृथक्करण, उसे मिलते जुलते गुण वाली कोई चीजें हैं, आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, अलग करते हो, तो वो बात भी आपके पास होनी चाहिए भी ये चीज उससे अलग क्यों है। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन होता है चौथा, यानी ये सारे तथ्य ही सही है नए कंसेप्ट को सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा आप, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण से आप क्या समझते हैं। वस्तु स्थायित्व शब्द देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे के सिद्धांत का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, एक एस्पेक्ट है। उसने ये कहा था कि जब बच्चा चिंतन करता है तो उन चीजों के बारे में भी सोचता है जो उसके सामने नहीं है, वो जुड़ी हुई बातें हैं यहां। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर बात को और एक्सप्लेन करते हैं कि बालकों में प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व स्थायी होने की समझ भी, यहां प्रत्येक चीज होती है। दूसरा कह रहा है कि बालकों में उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है जो स्पष्टतः दृष्टिगोचर नहीं होती। तीसरा है मानसिक संयोग द्वारा नई वस्तुओं की खोज की प्रवृत्ति। और चौथा है वस्तु के समन्वित प्रारूप के बारे में अंदाज लगाने की प्रवृत्ति। तो आपको इसमें एग्जैक्ट वस्तु स्थायित्व के गुण शब्द को एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों याद कीजिए, वस्तु स्थायित्व जीन पियाजे ने हमें कैसे समझाया, उसने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए थे। उसने क्या कहा, कई बार क्या होता है, हम जैसे अपना मोबाइल है, महंगा मोबाइल है, छोटा बच्चा तो क्या करता है आजकल का, जिद करता है,
तो हम अक्सर क्या करते हैं, उसके सामने से फोन को उठाया और हम ऐसे क्या कर देते हैं, भी फुर चिड़ी ले गई, और हम उसको पीछे घुमा लेते हैं। अगर बच्चा पीछे देखने नहीं आता है तो हम ये कहेंगे उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित नहीं हुआ है। और अगर वो पीछे देखने आता है या अपने तकिए के नीचे छुपा दिया है तो उसको उठा के देखता है, तो इसका मतलब बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो गया। यानी वो वस्तु जो भौतिक रूप से उसके सामने नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी उसने ये मान लिया भी ये वस्तु है, यानी छुपाई गई है, ये है, तो उसको कहा जीन पियाजे ने वस्तु स्थायित्व। तो बहुत प्यारा प्रश्न रहता है ये। तो इस आधार पर कौन सा उत्तर हुआ इसका? तो इसका उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन संख्या 2, भी बालकों में उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है, वो पीछे आना, देखना, जो स्पष्टतः दृष्टिगोचर नहीं होते। हमने तो उसको चिड़ी के हवाले कर दिया, लेकिन फिर भी वो पीछे देखने आया, तो इसका मतलब बच्चे में ये समझ विकसित है, वो हो चुकी है। और जीन पियाजे ने आपको पता है 4 अवस्थाएं बताई है अपने सिद्धांत में। तो पहली अवस्था के लास्ट तक, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज के अंत तक वस्तु स्थायित्व का गुण है वो उसके अंदर विकसित हो जाता है। तो ये प्रश्न बहुत बार आया है परीक्षाओं में भी, वस्तु स्थायित्व का गुण है वो जीन पियाजे की किस अवस्था में डेवलप होता है? तो आप पहली स्टेज ही उसका आंसर लिखेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, तो ये था 15वां प्रश्न वस्तु स्थायित्व का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आप देखिए स्क्रीन पर 16वां प्रश्न, भाषा और चिंतन के संबंध पर आधारित प्रश्न है ये 16वां प्रश्न। प्रश्न पढ़िएगा कि भाषा एवं चिंतन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, पहले कूट दिए हैं, कि पहली बात है कि व्यक्ति की भाषा और चिंतन साथ साथ विकसित होते हैं। दूसरा कह रहा है कि भाषा को व्यक्ति के चिंतन की गाड़ी कहा गया है। तीसरा कह रहा है कि भाषा और चिंतन एक दूसरे के विरोधी है। फिर आपको ऑप्शन दिए गए नीचे भी, केवल 1 सही, केवल 1 और 3 सही, केवल 3 सही, केवल 1 और 2 सही। तो यानी दोस्तों पहले हम बात करते हैं भी लैंग्वेज और थिंकिंग में क्या रिलेशन है। देखिएगा, हमने पढ़े चिंतन के साधन, पिछले वीडियो में हमने चिंतन के साधन पढ़े, जिसमें हमने प्रतीक यानी संकेतों की बात की, दूसरा हमने संप्रत्यय की बात की, तीसरा हमने प्रतिज्ञप्ति की बात की, और चौथा हमने दोस्तों भाषा पर बात की। अब हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा ये बात, भाषा को लेकर मनोवैज्ञानिकों में विवाद है। कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे जीन पियाजे तो ये कहता है चिंतन में भाषा का रोल नहीं है, भी भाषा से चिंतन का कोई मतलब संबंध भले ही हो सकता है, लेकिन ये नहीं है भी भाषा है तभी चिंतन होगा। वो तो कह रहा है चिंतन से भाषा निर्धारित होगी भाई। तो चिंतन में भाषा के रोल को जीन पियाजे स्वीकृत नहीं करता है, स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा है। जबकि J.S. ब्रूनर हुआ, वाइगोट्स्की हुआ, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भी भाषा का बहुत बड़ा रोल है भाई, कि भाषा द्वारा ही चिंतन की जो प्रोसेसिंग है वो डिसाइड होती है, निर्धारित होती है। तो कुल मिला के इस अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं भी भाषा से जो व्यक्ति का है वो संज्ञान में बहुत बड़ा रोल होता है, यानी उसको प्रभावित करता है, संज्ञान को यानी उसके चिंतन को प्रभावित करता है। और कई बार दोस्तों हमें ऑप्शन के हिसाब से भी उत्तर देना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रश्नों पर भी हम आगे जाके बात करेंगे भी, वहां हम भाषा को सेलेक्ट करें भाई क्या करें, कंट्रोवर्सी हो जाती है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी वाली बात भी यहाँ है, लेकिन फिर भी इसका बहुत प्यारा उत्तर यहां पर निकलेगा कि पहला ऑप्शन बात है जो कि व्यक्ति की भाषा और चिंतन साथ साथ विकसित होते हैं। बिल्कुल होते हैं, भाषा को व्यक्ति की चिंतन की गाड़ी कहा गया, तो यानी कि चिंतन के लिए भाषा जरूरी है, जैसे J.S. ब्रूनर और वाइगोट्स्की कह रहे हैं। तीसरा कह रहा है भाषा और चिंतन एक दूसरे के विरोधी है। बिल्कुल विरोधी नहीं है। विरोधी कैसे हुए? या तो पूर्णतः साथ है या किसी एक के लिए दूसरा जरूरी है, तो यानी एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं, विरोधी नहीं हो सकते। तो इस आधार पर तीसरा नहीं हो सकता।
लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, सही कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, केवल 1 और 2, यानी पहले दोनों जो तथ्य इसमें दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न के हिसाब से। तो आगे बढ़ाते हैं अपने इसी सीरीज को। तो 17वां प्रश्न आप देखिएगा स्क्रीन पर, जीन पियाजे का प्रश्न ही है कि जीन पियाजे चिंतन एवं भाषा को समझते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न। 16वें के साथ 17वां प्रश्न अटैच कर दीजिएगा। भी पियाजे चिंतन एवं भाषा को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भिन्न, के दोनों अलग अलग हैं, एवं असंबंधित तंत्र के रूप में, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भिन्न पर निकट से संबंधित तंत्र के रूप में, थोड़ा आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरा समान परंतु असंबंधित है, दोनों ही समान है, एक ही चीज है लेकिन दोनों परंतु असंबंधित तंत्र के रूप में है, आपस में संबंधित नहीं है। चौथा है एक जैसे ही सादृश्य के अंतर, यानी वन एंड द सेम सिस्टम के रूप में है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, मैंने 16वें प्रश्न के अंदर एक्सप्लेनेशन जो दिया है, आपको जो बात वहां समझाई, भी जीन पियाजे ने हमें यह कहा भी भाषा का चिंतन में रोल नहीं है, उसने कहा भी दोनों भिन्न है, लेकिन फिर भी अपने उस तथ्यों में उसने ये बात कही भी भिन्न हो लेकिन एक दूसरे से संबंधित जरूर है, यानी चिंतन से भाषा का निर्धारण क्या हो सकता है। तो इस आधार पर इसका आंसर निकालिएगा आप। क्या लगता है आपको? उम्मीद है बिल्कुल सही सोचा होगा आपने। दूसरा ऑप्शन भी भिन्न है पर निकट से संबंधित तंत्र के रूप में है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही निकट रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, हम साथ साथ हैं वाली बात समझ लीजिए आप। ठीक है, तो यह था 17वें प्रश्न का सही आंसर दूसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 18वां प्रश्न आपके सामने स्पीच का प्रश्न है कि संभाषण यानी स्पीच में अर्थ यानी मीनिंग की लघुतम इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? संभाषण में अर्थ की लघुतम यानी स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है ध्वनिग्राम, दूसरा ऑप्शन है रूपग्राम, तीसरा ऑप्शन है पद और चौथा ऑप्शन है शब्द। बहुत प्यारा प्रश्न है, यानी कुल मिला के दोस्तों अगर आप देखेंगे 16वां 17वां 18वां इन प्रश्न से चिंतन और भाषा को आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ी बातें बताता हूं कि भाषा को जो डेवलप करना होता है ना, भाषा के डेवलप के लिए कुछ तत्व बताए गए। आपको लैंग्वेज सीखनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? देखिए, हमें संकेत आने चाहिए। संकेत मतलब कै खे ग गैड ABCD, क्या है ये? सिंबल है, हमें ये सिंबल आने चाहिए। इन सिंबल को जोड़ना आना चाहिए हमें। APPLE एप्पल, ठीक है, तो जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। संकेतों के संयोजन से जोड़ने से शब्द बन जाएंगे और शब्दों के जोड़ने से क्या बन जाएंगे? वाक्य बन जाएंगे। तो दोस्तों जो संकेत होते हैं, जो प्रतीक हम यूज करते हैं स्पीच में, बोली में, जो सबसे हम कहें संकेत जो कह गए हम यूज करेंगे, हम क्या कहेंगे भी ये सबसे छोटी इकाई है, ये लैंग्वेज की, भाषा की, स्पीच की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन क्या एक कै का या एक AB का कोई अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता। ये सबसे छोटी है लेकिन हम कहेंगे क्या है? ये अर्थहीन यूनिट है, ये अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और जब इसका अर्थ नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब इसका चिंतन में भी कोई रोल नहीं है, चिंतन में कोई रोल नहीं है। हम संकेत की बात कर रहे हैं, कै खे ग गैड और ABCD पर बात कर रहे हैं। अब इस संकेत को कहते क्या हैं? यही तो बात है मेन सीखने की। इस संकेत को ही कहा जाता है दोस्तों ध्वनिग्राम। कै खे ग गैड ABCD को ही ये संकेत है, इन्हें कहा जाता है ध्वनिग्राम कहा जाता है। ये सबसे छोटी इकाई है लेकिन इस एक अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता।
तो हम कहेंगे इसका मतलब चिंतन का भी इसमें फिर कोई रोल नहीं है। जब इस चीज का अर्थ ही नहीं निकलता तो चिंतन में फिर इसका क्या रोल हुआ? तो इसका मतलब हमारे इस प्रश्न में विषम भाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है, ध्वनिग्राम तो नहीं होगा, क्योंकि हम मीनिंग निकाल रहे हैं उसका, तो संकेत तो अर्थहीन है, चिंतन में तो इसका रोल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका मतलब अब है संकेतों को आपस में जोड़ दिया जाता है। संकेतों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाएंगे? शब्द बन जाएंगे, एक नया रूप धारण कर लेंगे। संकेत एक रूप धारण कर लेंगे, अर्थात तो ये क्या हुआ? इसको हम कहते हैं रूपग्राम। रूपग्राम, रूपग्राम। और इस रूपग्राम का यानी इस शब्द का अर्थ निकलता है भाई। ये एक मीनिंगफुल है, ये एक मीनिंगफुल चीज है, यूनिट है, अर्थपूर्ण इकाई है ये। तीसरा, फिर वाक्य जोड़ लेंगे। वाक्य जिनको हम क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास कह सकते हैं, इंग्लिश में सिंटैक्स, SYNTAX, वाक्य विन्यास, सिंटैक्स, यानी व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों को आपस में सेट कर लिया जाएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य जो भी जोड़ना है आपको, व्याकरण के नियम, आप तीसरे स्टेज में आ जाएंगे। एक स्टेज और होती है इसकी, चौथी स्टेज, जिसे हम अर्थ विज्ञान कहते हैं। अर्थ विज्ञान दोस्तों, इस अर्थ विज्ञान का मतलब क्या होता है? शब्दों का सही अर्थ समझ में आना। यानी हम रूपग्राम और वाक्य विन्यास की सहायता से शब्दों के अर्थ को समझ सकें, उनका अर्थ निकाल सकें, तो वो अर्थ विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार किसी भी कहते हैं ना भी भाषा को निर्धारण करने में ये चार चीजें हैं: ध्वनिग्राम यानी संकेत, रूपग्राम यानी शब्द, वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स, और अर्थ विज्ञान यानी हम उसका अर्थ निकाल पाए। तो अब आते हैं हम इन बातों को लेकर अपने प्रश्न पर। विषम भाषण में अर्थ यानी मीनिंगफुल, अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या हुई दोस्तों? अब आप खुद बता सकते हो। तो भी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी होगी? तो वो होगी शब्द, अर्थात आपका उत्तर क्या होगा? रूपग्राम। रूपग्राम। तो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपग्राम होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा? तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप स्क्रीन पर देखिए, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पिछले वीडियो में भी ऐसी हमने बहुत सी बातें की। दोस्तों, हम जिन प्रश्नों पर इस सीरीज में, लॉकडाउन सीरीज को हम लेके आए हैं, ये सारे प्रश्न भारत के किसी न किसी टेट के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। हम इन शब्दों का, एक तो हमें इस सीरीज से क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं, और प्लस हम उन प्रश्नों से और बहुत से प्रश्न, हर वीडियो में कोई 12-15 प्रश्न नहीं है, हर प्रश्न से हम बहुत से प्रश्न सीख रहे हैं। अगर एक प्रश्न से हमें 3 चीजें मिल रही है तो कम से कम मानिएगा एक वीडियो में लगभग हम 40 से 50 प्रश्न है वो 20-25 मिनट के वीडियो में क्लियर कर रहे हैं अपने। तो 19वां प्रश्न है आपका, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव चाहिए, भाषा चाहिए, तर्क चाहिए, एक समस्या। बिल्कुल रटा रटाया आंसर भी। चिंतन कब शुरू होता है? जब समस्या सामने होती है, फिर हम लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। भी जरूरत होनी चाहिए, जरूरत होगी तो लक्ष्य की तरफ बढ़ चलेंगे। तो आगे देखिएगा दोस्तों, 20वां प्रश्न, चिंतन मानसिक क्रिया का ... पहलू है। ऑप्शन है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा दोस्तों, ये जो बात आपके सामने लिखी हुई है, ये साइकोलॉजिस्ट रोज की डेफिनेशन है। ये रोज की डेफिनेशन के रूप में भी आपसे पूछी जा सकती है। ये देखे भी ये डेफिनेशन किसकी है, तो ध्यान दीजिएगा, ये रोज की डेफिनेशन है। रोज ने कहा था कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये रोज की चिंतन को लेकर दी गई डेफिनेशन है।
तो इसका मतलब सीधा सा उत्तर है, क्या आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन यानी ज्ञानात्मक। यह था 20वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 21वां प्रश्न, चिंतन क्या है। यह तो अपने टेट वाले पेपर में भी, राजस्थान वाले में भी आया हुआ है। चिंतन क्या है? ऑप्शन है प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, संप्रत्यय, अधिगम और इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा सोचिएगा, हो सकता है आपको लगे भी प्रतीक भी आ गए, भाषा भी आ गई, संप्रत्यय भी आ गया, लेकिन अब हम किसके साथ जाएं भाई? तो ध्यान दीजिए, पहला आप, क्योंकि भाषा पर कंट्रोवर्सी है, ठीक है, फिर रह गया प्रतीक और संप्रत्यय। तो सबसे पहले हमारे पास क्या जरूरी है चिंतन के लिए? हमारे पास प्रतीक यानी सिंबल जरूरी है। तो यहां चिंतन क्या है? तो हम क्या कहेंगे? प्रतीकों का प्रयोग, सिंबल का प्रयोग ही चिंतन है। कि वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है अचानक। अचानक हम पहले पिछले वीडियो में भी इसी तरह के एक मुद्दे पर बात करके आ चुके हैं। ऑप्शन है कि प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत, दूसरा है अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है सूझ का सिद्धांत और चौथा उपरोक्त सभी। मुझे नहीं लगता यह प्रश्न आपका गलत होगा। समस्या के अचानक 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 की बारी आते ही सीधा आता है दिमाग में इनसाइट थ्योरी, कोहलर का इनसाइट प्रयोग, इनसाइट। तो सूझ का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी में समस्या के समाधान के अचानक दिमाग में आता है, उसके सॉल्यूशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न, क्या निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है भाषा विकास पर। इसमें भाषा विकास यानी भाषा वैज्ञानिक पर बात कह रहा है। ऑप्शन है आपका पावलोव, बीने और चॉम्स्की पर बात कह रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, भाषा विकास का, भाषा विज्ञानी का प्रश्न आते ही सीधा का सीधा दिमाग में क्या आता है? नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की भाषा वैज्ञानिक। इसने क्या बताया था? इसने हमें यह बताया था भी जो भाषा हम सीखते हैं ना, वो अपने आप ही सीख लेते हैं, अपने आप ही सीख लेते हैं। इसका मतलब ये सारा ढांचा जन्मजात है भाई। चॉम्स्की ने जो बात कही, इसने कहा हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एलईडी। एलईडी लाइट नहीं है अभी, ये एलईडी, लिंग्विस्टिक एक्वायर्ड डिवाइस, यानी भाषा अर्जन तंत्र हमारे शरीर में होता है, जो नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है, और इसकी सहायता से हम व्याकरण के नियमों को बहुत आसानी से और जल्दी सीख लेते हैं। तो इसका मतलब ये शरीर में है, तो क्या इसका मतलब भाषा का तो हम अपने आप ही, तो फिर तो भाषा का को प्राप्त करना जन्मजात हो गया। तो इस प्रश्न में भी कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो वो है दोस्तों नोम चॉम्स्की। और इसका ये प्रश्न भी बहुत प्यारा बनता है, एलईडी क्या है? भाषा अर्जन तंत्र है, लैंग्विस्टिक एक्वायर्ड डिवाइस है। तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज पर इसने अपनी बात कही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका उत्तर हो गया। और अब आज आगे बढ़ते हुए अंतिम 24वें प्रश्न पर बात करते हैं। 24वां प्रश्न आपके सामने है। अब सृजनात्मक चिंतन में अचेतन अनकॉन्शियस का कार्य कहलाता है। यानी सृजनात्मक चिंतन की बात आ गई और अनकॉन्शियस काम के बारे में सोच रहा है, यानी हम जागृत अवस्था में नहीं सोच रहे। और ऑप्शन कैसे दे रहा है देखिएगा, सत्यापन वेरिफिकेशन, अंतर्निवेशन इंक्यूबेशन, ज्ञानानुभूति इल्यूमिनेशन और आंकड़ों का संग्रहण कलेक्शन ऑफ डाटा। दोस्तों एक प्रश्न इसी तरीके से हम पहले कर चुके हैं। सृजनात्मकता के हमने कहा था 4 स्टेप है। सबसे पहले हमने क्या कहा था? प्रिपरेशन, तैयारी की अवस्था कहा था। दूसरा हमने क्या कहा था? हमने कहा था इंक्यूबेशन, जिसको हमने उस टाइम हिंदी में लिखा था उद्भवन। इसलिए कहता रहता हूं इंग्लिश टर्म पर जरूर ध्यान दे लिया करो, इंग्लिश एक ही रहती है, हिंदी बदलती रहती है। उद्भवन, जबकि यहां आपका दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है
इसका नाम दे रखा है अंतर्निवेशन। अंतर्निवेशन, तो ध्यान दे लेना, अंतर्निवेशन उद्भवनीय अर्थात इंक्यूबेशन है। तीसरा है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में हमने क्या बात की थी, जब अचानक ही सूझ विकसित हो जाती है, वो बात कही थी हमने, और लास्ट में फिर हमने वेरिफिकेशन की बात की थी। ठीक है, तो यानी तैयारी हो गई। इंक्यूबेशन, उद्भवन को याद कीजिए, हमने क्या कहा था, आदमी समस्या से ध्यान हटाकर एक बार रेस्ट मुद्रा में आ जाता है, और ये हम मानते हैं भी उस टाइम वो कॉन्शियस माइंड से तो नहीं सोच रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में उसका जरूर कोई न कोई काम चल रहा है उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हुआ 2 नंबर ऑप्शन, इंक्यूबेशन, उद्भवन या अंतर्निवेशन। तो देखिएगा दोस्तों, आपको अलग अलग तरीके से प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो हमारा मूल उद्देश्य है इन क्लासेस को शुरू करने का, वो यही है भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो। किताबों में बहुत कुछ मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, इधर उधर बहुत कुछ वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। देखिएगा दोस्तों, जब हमें जॉब लगना होता है तो हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है। हमारा उद्देश्य है वहां एबेसेदा यानी ऑब्जेक्टिव वाला पेपर आएगा और हमें सही आंसर भरना है। उसके लिए पीएचडी नहीं, उसके लिए आपको पढ़ने का तरीका बदलना होगा। यूं नहीं है भी मैटर इकट्ठा करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करें आप। तो और मुझे लगा, मैंने ये इस थ्योरी को मैंने बहुत से बच्चों पर अप्लाई भी किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और आज मेरे सानिध्य में मेरे बहुत से विद्यार्थी है वो कामयाब है और आज अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं हैं वो समाज में दे रहे हैं। तो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने का मुझे ये सबसे बेस्ट मेथड लगता है। मैंने खुद पर भी इसको अप्लाई किया है। तो आप आनंद लीजिए, हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। आपके सुझाव आमंत्रित है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।